अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये सामने जो आपको सोलंग नज़र आ रहा है यानी कच्ची सड़क है जिसके ऊपर ईंटें लगी हुई हैं। ये एक गांव की तरफ रास्ता जा रहा है। ये सामने मैं आपको गांव दिखा रहा हूँ, देखते जाइए मेरे साथ साथ। इस गांव का नाम है चक नंबर 136 RB पकड़े वाली। और ये M3 मोटरवे आपने सुनी होगी। M3 मोटरवे के साथ साईं वाला टूल प्लाजा है उसके ऊपर, फैसलाबाद के मुकाम पे। और साईं वाला टूल प्लाज़ा से तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पे ये गांव वाक़या है जिसे पकड़े वाली कहा जाता है। चक नंबर 136 RB पकड़े वाली। और जिस मकाम पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये इस गांव की वेस्ट साइड है यानी मगरबी साइड, मगरब की तरफ मैं खड़ा हूँ। और यही रोड आगे आगे देखिए आप आगे कहाँ जा रहा है। ये मगरब की तरफ आगे जाते जाते ये सामने आपको वो 2-3 दरख्त बड़े नज़र आ रहे हैं। उसके साथ जिधर जिधर मैं घुमा रहा हूँ ये सामने आपको वो जनाजा गाह नज़र आ रही है, बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये सामने कब्रिस्तान है। लेकिन मेरा जो तजस्सुस है या जो इस वक्त मैं करना चाह रहा हूँ, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये एक मकाम है जो इस गाँव पकड़े वाली और इसके कब्रिस्तान के दरमियान में है। ये सामने आपको ये कुछ पौधे खेतों के अंदर नज़र आ रहे हैं। और यही वो मकाम है जिसकी बारे में मैं आपको आज कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये मकाम कौन सा है। बचपन से लेके अब तक गांव से जब भी कोई फौतगी होती है या कब्रिस्तान की तरफ किसी का जाना होता है तो रास्ते में ये मकाम पड़ता है और हर एक के दिल में यही आरज़ू उभरती है कि ये कौन सा मकाम है, यहाँ है क्या, कौन सी चीज़ है इधर। और इस चीज़ को जानने के लिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। आप देखते जाइए कि ये क्या है, कौन सा मकाम है, क्या जगह है, ये किस जगह पे ये क्या है। ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ये पगडंडी नीचे उतरी है, पगडंडी के ऊपर मैं जा रहा हूँ। पगडंडी के ऊपर जाने के बाद ये सामने आपको केलों के दरख्त नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहा है केले के दरख्त है। और ये पगडंडी के साथ खेतों को सराब करने के लिए छोटा सा खाला है, ये मैंने क्रॉस किया है। इसके साथ ये नलका नज़र आ रहा है। ये कोई 4 दीवारी ईंटों से बनी हुई है बग़ैर गारे सीमेंट के। और ये पुराने ज़माने की राहट नज़र आ रही है जिसको पंजाबी में चलार कहा जाता है। इसलिए ये मकाम ऊंचा है। पुराने ज़माने में जो पानी खेतों से यानी ज़मीन की सतह से नीचे होता था, नहरी पानी, उसको उठाने के लिए देख लीजिए खाला है। यहाँ से पानी इस चलार के ज़रिए उठाया जाता था, उठा के ऊंची जगह पे यानी ऊंची ज़मीन को सराब करने के लिए बैलों की मदद से। और यहाँ वो मकाम, ये जगह जो नज़र आ रही है आपको, ये वही है। लेकिन ये सारे का सारा उन्होंने अब ढांचा ख़त्म कर दिया है। अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है बिजली पे। ये सामने पीटर वगैरह लगा हुआ है और इसके साथ अब ये चलता है, पहले बैलों के साथ चलता था। यानी वो मकाम है जहाँ चलार लगी हुई। यानी ये इसका मतलब ये है कि ज़मीन काफ़ी ऊंची थी। ऊंची ज़मीन को सराब करने के लिए, नहरी पानी से सराब करने के लिए ये आपके सामने चलार थी जो मैंने आपको अभी दिखाई है। फिर दिखा देता हूँ, ये चलार है। ये पानी बाहर फेंक दी है। बाहर फेंकने के बाद आगे ये देखिए खेत की सतह के बराबर आगे खाला बना हुआ है, खेतों की सतह के बराबर है, तो वहाँ तक चला जाता है ये पानी। खेत इससे सराब होते हैं। यानी हमेशा अगर कहीं नहरी पानी आ रहा हो लेकिन वो ज़मीन ऊंची हो तो उस ज़मीन को सराब करने के लिए ये इस तरह का काम किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी उस वक़्त की थी जिसको चलार कहा जाता है। अब ये चलार पे आने के बाद फिर आप ये सामने देख रहे हैं, ये पगडंडी जो है तकरीबन 1 एकड़ के बाद ये पगडंडी उस तरफ मुड़ गई है जहाँ पे वो मैंने आपको कोई दरख्त दिखाए थे। ये पगडंडी के साथ साथ अब मैं उस जगह पे जाने लगा हूँ। इधर क्या है, ये आप देख रहे हैं अमरूदों के दरख्त लगे हुए हैं, साथ फल भी लगा हुआ है। ये तकरीबन 136 RB पकड़े वाली से पहला एकड़ छोड़ के कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए दूसरे एकड़ में ये कुछ मुकाम है। ये जगह है वो जहाँ पे मैं आ रहा हूँ। ये माल्टे का पौधा लगा हुआ है, ये फिर अमरूद का दरख्त है, ये यहाँ केले के दरख्त लगे हुए हैं। और ये बड़ा सा जिसके ऊपर ये कुछ चीज़ें लटकी हुई हैं,
जिस तरह मिसहरियों पर कुछ चीज़ बांधते हैं या ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कुछ ऐसी चीज़ें झंडियाँ वगैरह होती हैं जो मस्जिदों में लटकाई जाती हैं, यह शहतूत का दरख्त है। और ये वो जगह है, उस जगह पे मैं आ गया हूँ जो हमेशा से तजस्सुस में मुब्तला करती रही है, तजस्सुस को उभारती रही है। कब्रिस्तान जाते हुए, दुआ फाते के लिए जाते हुए या किसी भी काम से, गांव से जब हम निकलते हैं कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं या पखड़े वाली गांव से 136 आरबी से हम मगरब की साइड पे निकलते हैं तो रास्ते में ये मकाम आता है। ये देखिए जी क्या है इस मकाम पे, गौर से देखिएगा। ये एक कब्र बनी हुई है, पक्की कब्र है, और ये इसके साथ साथ खाली जगह है छोड़ी हुई। साथ आपको दरख्तों के पीछे यानी गोल दायरे में पीछे आपको फसल नज़र आ रही है, यानी खेत आबाद है। इसके साथ बैठने के लिए गदरी वगैरह रखी हुई है। ये सामने जामन का दरख्त है, फिर ये बकायन है, फिर नीम का दरख्त है, फिर ये जामन का दरख्त है। इसी तरह ये गोल घूम रही है जगह। और ये वन का दरख्त है। पुराने ज़माने में आबादियों से हट के बेआबाद जगहों पे, बेआबाद ज़मीनों पे ये दरख्त हुआ करते थे। इसको वन कहा जाता है। बहुत बहुत बड़े दरख्त हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे लगता है जैसे कि बड़े दरख्त की कोई ज़मीन से जड़ फूटी हुई है, उस फूटी हुई जड़ से ये दरख्त निकला हुआ है, इसको वन कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई पुराना दरख्त लाजमी वन का होगा, वन दरख्त का लाजमी दरख्त होगा, जिसकी वजह से ये आपको आज उसकी यहाँ से जड़ें फूटी हुई नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोई पुरअसरार मकाम है या ऐसी जगह है जहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा या साले बंदा यहाँ आके किसी ने क़याम किया था। तो ये कौन है अल्लाह का नेक साले बंदा, आज मैं इसी के बारे में आपको बताने लगा हूँ। ऑलमोस्ट ये इस कब्र को तकरीबन 6 साल हो गए हैं। ये पक्की बनाई गई है, लेकिन इससे पहले ये कच्ची थी कब्र, अब पक्की बनाई गई है। जो इनके वुरसा हैं इस कब्र वाले के, उन्होंने इसको पक्का कर दिया है। और अब यहाँ पे एक मेला लगता है। 5 मेले गुजर चुके हैं, छठा आने वाला है। सावन की 5 तारीख को यहाँ पे मेला लगता है। और इस बुज़ुर्ग का नाम इस गांव से जिससे पूछा, यानी वुरसा से पूछा, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 साल हो गए हैं इस कब्र को बने हुए। और इसका साफ साफ मतलब ये है कि 100 साल में बहुत सी लोग इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं जो इस बुज़ुर्ग को जानते होंगे। अब इसे फ़ेस टू फेस जानने वाला या ऐसा कोई शख्स जिसने अपनी आंखों से इन्हें देखा हो, इस गांव में कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है मैं जितनी भी मालूमात अब आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी की सारी ज़बानी रवायात पे होगी। ये कब्र आप अच्छी तरह देख रहे हैं। इसके सामने चिराग जलाने के लिए जगह बनी हुई है, 2 जगह बनी हुई है। यानी इसके जो तकिया होता है, जहाँ पे स्लेट लगाई जाती है, नेम प्लेट लगाई जाती है कि फ़लाँ की कब्र है, फ़लाँ का मज़ार है, वो जगह खाली है। लेकिन 2 जगह पे उसके साथ दिया जलाने के लिए सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। बरसों से, सदियों से ये एक रिवाज है, किसी भी अल्लाह के नेक साले बंदे के मज़ार पे दिया जलाया जाता है, उसके लिए जगह बनी हुई है। तो यही तजस्सुस बचपन से लेके अब तक तकरीबन ऑलमोस्ट, अब मेरी तकरीबन उम्र जो है वो 33 साल के करीब हो गई है। 33 सालों में बार बार जहन में गर्दिश करने वाली एक चीज़ वो ये थी कि ये कौन है, ये बुज़ुर्ग कौन है, ये बुज़ुर्ग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या मकाम था, क्या करते थे, क्या इनकी ज़िंदगी किस तरह गुज़री। और सबसे बड़ी बात ये कि जब गांव है, आबाद गांव है, ये नहीं कोई बहुत पुरानी आबादी है। ये फैसलाबाद बार जब आबाद हुई है, लायलपुर शहर बनाया गया अंग्रेज़ों के दौर में, तो उसी वक्त अंग्रेज़ों ने सियालकोट के इलाकों से कुछ लोगों को लाकर इन इलाकों में आबाद किया, फैसलाबाद के इलाकों में। यानी ये बार आबाद हुई, इसी वजह से यहाँ चक बने। और ये चक जो है इसका नाम है, ये मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये दरख्तों के ऊपर से आपको वो सामने कुछ मकानात नज़र आ रहे हैं, दरख्तों के अंदर से भी आपको मकानात नज़र आ रहे होंगे। ये 136 आरबी पखड़े वाली है गांव। जब पता किया, मालूम हुआ कि ये गांव दरअसल गुजरात के इलाके, वज़ीराबाद के इलाके में भी है।
और फिर लोगों से पता चला कि दरअसल उसी गाँव से लोग, वहाँ पखड़े वाली है, उसी गाँव से लोग उठा के इस जगह पे आबाद किए गए। उन्हीं की नस्लें हैं, उन्हीं लोगों की नस्लें हैं जो इधर आबाद हुई हैं, यानी अंग्रेज़ों के दौर में ये गाँव आबाद हुआ है। सवाल फिर आके उसी मुकाम पे अटक जाता है कि जब गांव आबाद है, पुराना नहीं है, और कब्र को भी तकरीबन आलमोस्ट यहाँ पे ज़बानी रवायात के मुताबिक 100 साल पुराना कहा जाता है, तो जब आगे कब्रिस्तान मौजूद है, बाकायदा दफनाने का इंतज़ाम मौजूद है, सब कुछ प्रोसेस के ज़रिए कि बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ होता है, तो फिर ये कब्र अकेली यहाँ पे क्यों है? मैं इसी गाँव का हूँ, इसी गांव में पला बड़ा हूँ, इसी गांव से तालीम हासिल की है, लेकिन इस एक कब्र के अलावा, ये जो कब्र आपको सामने नज़र आ रही है, इस एक कब्र के अलावा कोई ऐसी और कब्र इस पूरे गांव में कहीं भी किसी भी मकाम पे नहीं है सिवाय कब्रिस्तान के। कब्रिस्तान में तकरीबन सब ही कौमों बरादरियों की कब्रें मौजूद हैं। हर कोई अपने मुर्दे वहीं दफनाता है। हर कोई दुनिया से पर्दा करने वालों को उनका नमाज जनाजा वगैरह, तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम सारे का सारा कब्रिस्तान में ही होता है। वहाँ जनाजे का भी बना हुआ है। एक बुज़ुर्ग है वहाँ पीर तामशाह के नाम से, उनका मज़ार बना हुआ है, रोज़ा बना हुआ है। तो सब कुछ जब वहाँ होता है तो फिर ये यहाँ क्यों है? यही वो सवाल है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से मालूमात हासिल की, तो पता ये चला कि जो आपको मैंने पहले दिखाया था जब मैं पगडंडी से नीचे इस जगह पे उतरा था, तो वो आपको मैंने चलार दिखाई थी, चलार। वो चलार अब मैं दोबारा उसी पे जाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपने तकरीबन अच्छी तरह जगह देख ली है। इस मज़ार के बारे में बाद में आपको मैं तफसील के साथ बताऊँगा, लेकिन अब मैं फिर वापस जाने लगा हूँ उसी मकाम पर। ये आप देख रहे हैं नहरी पानी के लिए कश्मीर से आने वाले दरियाओं का पानी जो है वो पंजाब की ज़मीनों को सैराब करता है। तो इन्हीं खेतों को सराब करने के लिए खाले वगैरह नहरी पानी के लिए बनाए गए होते हैं। ये खाला जा रहा है, यानी इसका मतलब है मशरक़ से, इस गांव की मशरक़ की समझ से पानी नहर का आता है और मगरब की तरफ चला जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये गांव वैसे भी आखिरी गांव है इस रजवा पे, यानी टेलों के बाद इसको पानी मिलता है। ये मगरब की तरफ जाके ये ख़त्म हो जाएगा। आगे आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ये ख़त्म हो जाएगा, और ये इसका लास्ट मकाम है। और खाला जो नहरी पानी लेके आता है वो आगे से उसका रास्ता और है, गुजरगा और है। यहाँ पे आके इस मरबे पे, इस ज़मीन के टुकड़े पे ये ख़त्म हो गया है। ये आप देख रहे हैं, अच्छी तरह देख लें, फिर ज़मीन से ऊंचा है। ये देखें, ये खाला बना हुआ है, इसके दरमियान में ये ज़मीन, खाले की गहराई ज़्यादा है, कम से कम 3 फुट के करीब होगी। और उसे इस चलार के ज़रिए, पंजाबी ज़बान में इसे चलार कहा जाता है और उर्दू में शायद इसे राहट कहा जाता है, इसके ज़रिए ये पानी उठाया जाता है, उठा के ज़मीनों को सैराब किया जाता है। तो दोस्तों, जब मैंने मालूमात हासिल की, मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या चक्कर है। आगे आगे जैसे जैसे आप कैमरा आगे जा रहे हैं, आप देखते जाइए, ज़मीन ऊंची है सारी की सारी। मैंने कुछ बुज़ुर्गों से बातें की, बुज़ुर्गों से मालूमात हासिल की, इन्फॉर्मेशन हासिल की अपने जस्ट सर्टिफिकेशन के लिए कि ये है क्या, क्यों है, कैसे है, इस जगह पे अकेली कब्र बनाने का क्या जवाज़ है। तो सब ने यही बताया कि ये ज़मीन जो चलार आपको नज़र आ रही है, इस चलार से ये ज़मीन यानी नहरी पानी से सराब नहीं होती थी। बहुत ऊंचा मकाम था। ऊंचा मकाम होने की वजह से ये राहट वगैरह, ये जिसको चलार कहा जाता है, ये बनाई गई है। तो अभी ये ज़मीन गैर आबाद थी, सही तरह बनाई नहीं गई थी। तो लेकिन अंग्रेज़ों ने मरबे जो हैं काट दिए थे कि फ़लाँ बंदे के नाम पे फ़लाँ मरबा है, यानी इतनी ज़मीन फ़लाँ की मलकियत है, इतनी ज़मीन फ़लाँ की मलकियत है, उसकी निशानदेही कर दी गई थी। और ये जो मरबा जिसके मैं घूम रहा हूँ, ये शेर मोहम्मद चीमा है। बुज़ुर्ग गुज़र चुके हैं, मौलवी शेर मोहम्मद, उनका मरबा है, उनकी मलकियत था, उन्हें दे दिया गया है। अब मैं दोबारा यहाँ से वापस जाने लगा हूँ, गांव की तरफ नहीं, मेन सड़क की तरफ। आप देखते जाइए, साथ साथ लुत्फ़अंदोज़ होते जाइए। ये क्या सीनरी है। गंदम का अभी पकी नहीं है, तकरीबन 1.5-2 महीने रहते हैं गंदम पकने में। सिट्टे निकले हुए हैं गंदम के, हरियाली हरियाली है, बड़ा मौसम दिलनशीन है, बड़ा अच्छा। अभी मौसम में इतनी शिद्दत नहीं आई गर्मी में जो मई जून में होती है।
और जब मई जून आएगा तो इंशाल्लाह ताला ये गंदम सारी की सारी जो है पक कर तैयार हो जाएगी। ये ज़मीन आप देखते जाएं, साथ सीनरीज देखते जाएं। अब मेन उसी सोलंग पे आने लगा हूँ जिस सोलंग से मैं नीचे आया था। तो दोस्तों आप अच्छी तरह देखें, ये देखते जाइए, ये ज़मीन, गंदम। सोलंग पे आके मैं आपको दरअसल उस मुकाम पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ ये गुज़रगाह है, मतलब गाँव से मगरब की तरफ या मैं मगरब की तरफ जा रहा हूँ। जब आप मगरब की तरफ जाते हैं तो होता क्या है, आगे देखिए। ये एक तरफ तो ये गंदम का खेत है और दूसरी तरफ ये सरसों है, सरसों का खेत है। ये ज़मीन सारे का सारा आप देखते जाइए। आना फिर हमने उसी मकाम पे है, यानी मैंने अपने आप के साथ वो मालूमात शेयर करनी है जो यहाँ पे मैंने इस गांव में रह के हासिल की हैं। उनकी कोई दस्तावेज़ी सबूत तो नहीं है क्योंकि रिटर्न नहीं है, औरल हैं, ज़बानी कलामी, यानी जिसको सीना बसीना कहते हैं मालूमात, वो आ रही हैं। वही मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। यहाँ पे ये देखते जाइए, यानी मैं पगडंडी के ऊपर जा रहा हूँ मगरब की तरफ। आप दोनों साइडों में देख सकते हैं, ये वही है जो शेर मोहम्मद चीमा की ज़मीन है, मरबा। और दूसरी तरफ ये खाली टुकड़ा एक पड़ा हुआ है, ये कब्रिस्तान शुरू हो गया हमारा, उसकी दूर शुरू हो गई है। वो सामने जनाज़ा नज़र आ रहा है। ये जो टुकड़ा ज़मीन का नज़र आ रहा है ये कब्रिस्तान का हिस्सा है, यानी जो भी यहाँ पे मलंग वगैरह ठहरेगा, यानी जो गोरकन यहाँ पे ठहरेंगे, या यहाँ पे एक मज़ार है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पीर तमशा का मज़ार, उसका जो मुजावर होगा ये उनके लिए है। ये देखें, ये कब्रिस्तान की हदूद शुरू हो गई हैं। ये बड़े बड़े, पंजाबी में इसको लानी कहा जाता है, लानी है। इसके नीचे जिसको काबली किक्कर कहा जाता है उसे काट कर नीचे रखा गया है और वहाँ से पौधे उगाए हैं इसके, और उन्होंने एक दीवार सी बना दी है, हदबंदी कर दी है। ये हदबंदी आपको नज़र आ रही है। अब मैं सामने आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो सामने आपको अभी तक जनाजे का नज़र आ रहा होगा। अब इस जगह से मैं इस क्रॉस करने लगा हूँ और कब्रिस्तान में इन होने लगा हूँ, कब्रिस्तान में इन हो गया हूँ। पुरानी कब्रें हैं, कई कब्रें ख़त्म हो चुकी हैं, और ये बूटी वगैरह जो है जंगली बूटी है, खुदरो जिसको लानी कहा जाता है, वो है, काबली किक्कर हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे उगे हुए हैं। देख लीजिए मेरा रुख जनाजे गाह की तरफ ही है, यानी मैं उधर ही जा रहा हूँ जनाजे गाह की तरफ। और दोस्तों सब्र करें ध्यान से। इंसान आज कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बाइल्म हो गया हूँ, मेरे पास सब कुछ आ गया है, एक क्लिक पे दुनिया की हर चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी बहुत से मकामात ऐसे हैं, बहुत सी जगहें ऐसी हैं दुनिया में। ये सामने आपको कब्र नज़र आ गई, यानी इसका मतलब है मैं कब्रिस्तान के अंदर हूँ। ये पहली कब्र है जो मुझे नज़र आई है अभी रास्ते में। तो बात करने का मतलब ये है कि अभी बहुत सी जगहें ऐसी हैं, बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अभी तक उन मकामात को पॉइंट आउट नहीं किया गया, उनकी निशानदेही नहीं की गई। ना ही ये आप ये समझें कि एक क्लिक पे आप दुनिया की हर चीज़ निकाल लेते हैं, वो आपकी खामख्याली है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और आज के बाद इंशाल्लाह ताला ये भी आपकी क्लिक पे होगा। ये जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ही आप क्लिक करेंगे आप देख लेंगे कि 136 RB पखड़े वाली कहाँ है। M3 मोटरवे के साथ M3
मोटरवे जो फैसलाबाद आती है पिंडी बटियाँ से, फैसलाबाद का एरिया है, ज़िला फैसलाबाद है, फैसलाबाद की तहसील है चक जुमरा। और चक जुमरा में ये मकामात हैं, गांव हैं जो उस M3 के साथ साथ वाक़ हैं। उनमें से एक गांव है ये साइयाँ वाला टूल प्लाजा के साथ, जिसको साइयाँ वाला स्टेशन लगता है। और अफजल शाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली मुशर्रफ दौर में गुजरा है, काफली के दौर में, उसका गांव है साइयाँ वाला में। और वही शाही बरादरी है, उसकी अफजल शाही है, कर्नल गुलाम रसूल शाही उसका बड़ा भाई था। तो उनका गांव है परो के 158, और उसी के नाम पे साइयाँ वाला स्टेशन बना है। और उन्हीं के नाम पे साइयाँ वाला टूल प्लाजा है, जिससे 4 किलोमीटर आगे ये हमारा गांव है 136 RB पकड़े वाली। देखते जाइए, कैमरा चल रहा है, आप देखते जाइए। कब्रिस्तान है, बिल्कुल खूक आलम है, खामोशी है, वीरानी है, सब कुछ आप देख रहे हैं। और फिर मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ आगे कब्रें शुरू होने वाली हैं। कब्रों के बाद यहाँ पे मेन मज़ार शुरू होगा, वो भी आप देखेंगे। एक कब्र है, और छोटी छोटी 7 कब्रें नज़र आ रही हैं। और भी एक ये कब्र है, और जनाजे गाह है। जनाजे गाह की ये बैक साइड है, जहाँ पे एक आदमी जो है वो कब्रिस्तान में बैठा भंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं पीने के लिए, क्योंकि कब्रिस्तान में ये काम अमूमी तौर पे लोग करते हैं। ये देखते जाइए कब्रें। और जनाजे गाह की ये बैक साइड है, जहाँ पे महराब होता है, जहाँ इमाम मस्जिद खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाता है, वो महराब आपको सामने नज़र आ रहा है। और ये कब्रिस्तान देखते जाइए आप, ये पकड़े वाली का कब्रिस्तान है, और सूरज ग्रूब होने के करीब करीब है। अभी कब्रिस्तान आगे भी कब्रें हैं, लेकिन ये जगह दरमियान में कुछ खाली आ गई है। और इसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वन के दरख्त अमूमन कब्रिस्तानों में होते हैं, और यहाँ पे वन के बहुत से दरख्त मैंने अपनी आँखों से देखे हुए हैं। लेकिन उस वक़्त हम छोटे छोटे थे जब गाँव वालों ने फैसला किया कि वन के दरख्त अब यहाँ नहीं छोड़ने। ये भी वन का छोटा सा दरख्त है, ये भी वन के दरख्त हैं। लेकिन इसका मतलब यही, जिस तरह का आपको उधर उस कब्र पे नज़र आया था जो मैंने रास्ते में दिखाई थी, जो कब्रिस्तान और गांव के दरमियान में कब्र है, उसी तरह की। ये देखिए कुछ दरख्त और भी लगे। वो सामने रोज़ा है, पीर सैयद तामशाह का रोज़ा, पीर सैयद तामशाह उनका रोज़ा है। इनका मेला लगता है, बहुत से मरीदैन जो हैं यहाँ पे आके मेले के मौके पर कड़ोलियाँ भरते हैं। कड़ोलियाँ का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो मन्नत मानी होती है, अगर उनकी वो मन्नत पूरी हो जाए, ये फिर मैं दोबारा कब्रिस्तान की तरफ निकल रहा हूँ, अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाए तो वो कहते हैं कि साल बाद जब पीर तामशाह का मेला होगा तो वो पानी से बड़े भरे हुए मट्टी के बर्तन नहीं कच्चे होते, जिनको गड़े कहा जाता है या कड़ोली कहा जाता है, जिस तरह वो आपदा परवीन की एक उन्होंने किसी बुज़ुर्ग के लिए फरमाया, सोने यार दी कड़ोली भर दी, सोने यार दी कड़ोली भर दी। वही कड़ोलियाँ यहाँ पे भी भरी जाती हैं। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो साल बाद आके मीठे पानी की कड़ोली सर पे उठा के, कई लोगों ने 2-2 3-3 उठाए होते हैं, 4-4 उठाए होते हैं, और वो जो ज़ायरीन आते हैं इस रोज़े की ज़ियारत के लिए, यहाँ इस बुज़ुर्ग से जो लोग फैज़याब हुए हैं, या साथ साथ आप कब्रें देखते हैं, जो लोग इस बुज़ुर्ग से फैज़याब हुए हैं वो खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनका एहसान मानते हुए मन्नत पूरी होने पे पानी की कड़ोली भरते हैं, चढ़ाते हैं, और ज़ायरीन को वो पानी मीठा गर्मियों के मौसम में मेला लगता है उसे पिलाते हैं। ये सारा कब्रिस्तान आप देख लें, कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है। यानी इतना बड़ा कब्रिस्तान होने के बावजूद, इतना बड़ा कब्रिस्तान देखते जाइए आप, कहाँ तक, जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक आपको कब्रें ही कब्रें नज़र आ रही हैं। ये कट्ठी कब्रें भी हैं। ये दरमियान में फिर वो खाड़ा है, जिस तरह मैंने पीछे आपको दिखाया था, ये नहरी पानी के लिए।
ये कब्रिस्तान सारे के सारे आप देख लें, आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा कब्रिस्तान। और वो जो सामने बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है उसके पीछे वो रोज़ा है पीर तमशा का। अब अभी हम फिर वापस मज़ीद मगरब की तरफ जा रहे हैं। इस तरह ये कब्रिस्तान फैला हुआ है, ये सारी कब्रें आप देख लें, ये कब्रें आ रही हैं नज़र आपको। वो सामने एक झंडा लगा हुआ है। ये हमारे गांव में एक दोस्त आर्मी में थे, जब ये कोरोना फैला है अभी तकरीबन कोई साल से कम का अर्सा हुआ है, तो उस कोरोने में ये दोस्त शहीद हुए हैं, मेरे क्लास फेलो थे। इनकी कब्र पे भी चलते हैं, देखते हैं। आर्मी में थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। असद चीमा पहली क्लास से लेके 10th तक हम दोनों इकट्ठे रहे हैं। देखिए ऊपर लिखा फौजी असद अली शहीद वल्द मोहम्मद रफ़ीक चीमा, और इसी कब्र पे ये झंडा लगा हुआ है। 8 जुलाई 2020 बरोज़ बुध 17 ज़िकात 1441 हिजरी को ये फौत हुए हैं। और आर्मी की तरफ से बाकायदा लोग आए थे यहाँ पे, फूल चढ़ा के गए, और ये झंडा आर्मी वालों ने लगाया हुआ है। ये मेरा क्लास फेलो है, बहुत मुझे अफसोस है। बहुत ही काबिल इंसान था, बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही मुखलिस दोस्त था, जो दुनिया से पर्दा कर गया। लेकिन इसके साथ फौजी असद अली शहीद लिखा हुआ है, तो हादसाती मौत थी। मतलब ये तभी मौत, दुनिया से पर्दा नहीं किया इन्होंने। इनके घर में इनके अपने ही चचाजाद थे, उनके साथ इनका झगड़ा हुआ, और उसमें ये छुट्टी आए हुए थे आर्मी से, और उन्होंने फायर करके इन्हें अपनी आबाई ज़मीन पे, ये कब्रिस्तान से आगे इनकी आबाई ज़मीन है, तो उधर इन्हें गोली मार दी। फिर इन्होंने आर्मी वालों को कॉल कर दी, आर्मी वाले आए, इन्हें उठा के साथ ले गए उकाड़ा कैंट में, और वहीं ये शहीद हुए, फौत हो गए, दुनिया से पर्दा कर गए। और फिर आर्मी आई और इन्हें यहाँ पे दफन करके गई। ये कब्रिस्तान सारा आप देख रहे हैं। ये तकरीबन एंड है अब कब्रिस्तान का, आखिरी कब्रें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गांव फिर से याद रखिएगा कौन सा है, 136 आरबी पकड़े वाली। ये इतना बड़ा कब्रिस्तान, सामने भी कब्रिस्तान, ये बड़ा दरख्त नज़र आ गया एक पूरे। अब इस कब्रिस्तान में सिर्फ एक ही दरख्त ये बड़ा है वाण का, जो मैंने कहा था कि बेआबाद जगहों पे अमूमन होते हैं। ये देखते जाइए, छोटे छोटे दरख्त भी हैं। उन्होंने जब गांव वालों ने काटने का फैसला कर दिया, तो कटा के इनको सारे को ज़मीन से जड़ों समेत, जिनको मुड़ियाँ कहते हैं, मुड़ भी निकाल लिए गए। और उस वजह से बहुत सी कब्रें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई, यानी ज़मीन के साथ पेवस्ताए पवंदे ज़मीन हो गई। उनका पता ही नहीं चलता कि अब यहाँ पे कौन था कौन नहीं था, बराबर हो गई है ज़मीन, मट्टी बराबर हो गई है। यानी ये कब्रिस्तान बहुत भरा हुआ था, बहुत ही भरा हुआ था। ये आखिरी कब्रें हैं मगरब की तरफ, गांव से मगरब की तरफ, ये सारी आखिरी कब्रें। और अब हम कब्रिस्तान से तकरीबन मैं निकलता जा रहा हूँ। ये सामने आपको सूरज नज़र है ना, इसका मतलब है मगरब की तरफ ही। ये गुरूब होने का वक़्त है, अभी असर नहीं हुई, तकरीबन उसके करीब करीब वक़्त है। मार्च का महीना जा रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। आगे फिर ज़मीन शुरू हो गई है कब्रिस्तान से आगे। ये देखिए गंदम की फसल है, बहुत लंबी चौड़ी, वसी एरिया पे है, काफ़ी वसी एरिया है। ये आप खेत देखते जाइए, गंदम के नज़र आ रहे हैं, हद्दे नज़र तक गंदम ही गंदम है, हद्दे नज़र तक गंदम ही गंदम है, गंदम ही गंदम है, गंदम ही गंदम। जिधर जिधर देखिए गंदम ही आपको नज़र आ रही है, गंदम है सारी की सारी। और ये वो खाड़ा है, और पार्टीशन से पहले, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक के आज़ाद होने से पहले, उसे पार्टीशन से पहले का दौर कहा जाता है। ये खाड़ा है, मेन ब्रांच है, ये पानी की हेड क्वार्टर है समझें। ये गांव में आखिरी जो मरबे रहते हैं ज़मीन के, वो इसी से ज़ेरे आब आते हैं।
इस जगह से इसको मरगढ़ कहा जाता था। यहाँ पे हिंदू अपने मुर्दे वगैरह जो है जलाने के बाद पानी में बहाया करते, क्योंकि उनके अंदर एक, आपको पता है कि वो थिंकिंग है उनकी, उनका अकीदा है, एक मिथ है उनकी कि गंगा जल में जो है वो अर्थियाँ जो हैं वो बहानी चाहिए। तो यहाँ पे गंगा तो है नहीं ना, गंगा का पानी इधर आता है, ये सारे का सारा पानी तो कश्मीर से आता है, कश्मीर के दरियाओं का चिनाब का पानी है ये, जो यहाँ इस ज़मीन को सैराब करता है। चिनाब से नहर निकली है रख ब्रांच, जिसकी वजह से इस चक को 136 RB, यानी RB मीन्स आर रख बी ब्रांच, यानी रख ब्रांच इस गांव को सैराब करती है। आप देखें ये मड़ियाँ हैं सारी की सारी। यहाँ पे वो अपने मुर्दे जलाने के बाद, ये सामने जो रेतली जगह आपको नज़र आ रही है, जब यहाँ पानी आता था तो वो इस पानी में बहा दिया करते थे। ये रास्ता है, यानी यहाँ पुली वगैरह कोई नहीं है, आगे मज़ीद आगे जाने के लिए इस खाले से, इस जगह से क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है। अगर पानी खड़ा हो तो फिर भी उसके अंदर से ही गुजरना पड़ता है। रेडी वगैरह या कोई चीज़ भी, ट्रैक्टर वगैरह या ट्राली वगैरह कोई चीज़ भी जानी है तो इसे क्रॉस करके आगे जाएगी। देखते जाइए ये कब्रिस्तान की हदूद सारी की सारी। अब आते हैं हम अपने दोबारा असल मौजू पे कि इतना बड़ा कब्रिस्तान और गांव आबाद, ये नहीं कि वीरान हो गया, ये नहीं कि गांव में कोई लोग रहते नहीं हैं, आबाद गांव है। एक प्राइमरी स्कूल है गांव के अंदर लड़कों के लिए, सरकारी स्कूल है 5वीं तक, लड़कियों के लिए मिडिल तक है 8वीं तक, और इसके अलावा एक यूनियन कौंसिल का दफ्तर है, यानी ये पूरी यूनियन कौंसिल जो है इसका दफ्तर इस गांव के अंदर है। ये 3 सरकारी इमारतें हैं इधर इस गांव के अंदर, यानी आबाद गांव है। जिस तरह छोटे छोटे पंजाब के देहात होते हैं उस तरह का, यानी अभी कस्बा टाइप नहीं बना, लेकिन अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह कस्बा टाइप बन जाएगा, क्योंकि ये M3 मोटरवे के साथ साइयां वाला टूल प्लाज़ा से 4 किलोमीटर आगे ये गांव है। और साइयां वाला टूल प्लाज़े से ले के पिंडी पट्टियाँ तक कह रहे हैं, चिन्योड़ तक कह रहे हैं, फैसलाबाद तक कह रहे हैं कि सारे का सारा इंडस्ट्रियल जोन है, और ये एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ ये गांव आ रहा है, जिसकी जद में फर्स्ट फेज़ में, पहले फेज़ में फेडमेक के दफातर साइयां वाले की तरफ कायम हो चुके हैं। साइयां वाले से लेकर जुमरा तक इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है, उसके प्लाट कट चुके हैं, वहाँ बहुत सी फैक्ट्रीज़ चल रही हैं इस वक्त। इतिहाद स्टील चल रही है, वीवो मोबाइलों वाली कंपनी जो है उसने लॉन्च कर दिया है। चाइना सरामिक्स है, टाइम सरामिक्स के नाम से, वहाँ टाइल्स बनती हैं, गद्दे हैं, बेडशीट्स हैं, इस तरह की बहुत सी फैक्ट्रियाँ जो वहाँ पे चल रही हैं। जिम्सा है इंटरनेशनल, वो वहाँ पे बन चुकी है। ये वो पहला जोन था। अब दूसरा जोन, इसको कहते हैं लमकवाल इंडस्ट्रियल स्टेट, यानी दूसरा। तो इसमें ये गांव की मगरब की तरफ मैंने दिखाया आपको, लेकिन इसकी मशरकी साइड जो है गांव की, उसके तकरीबन 14 मरबे ज़मीन जो है वो उसकी लपेट में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट की ज़द में आ गई है। वहाँ पे काम हो रहा है। ज़मीनों की जो है वो उन्होंने कीमत गवर्नमेंट ने लोगों को अदा कर दी है, और वहाँ पे काम हो रहा है। फेडमक वहाँ पे काम कर रहा है, सड़कें वगैरह बन रही हैं, और प्लाट भी कुछ तो कट गए हैं। और जो प्लाट जिनका कब्ज़ा फेडमक ने ले लिया है ज़मींदारों से, यहाँ चीमा कौम है ज़्यादा इस गांव में, दूसरे नंबर पे ढिल्लू हैं, और 1-2 घर भट्टी बरादरी के हैं, और भट्टियों के अलावा 3-4 घर जो हैं वो विरक बरादरी के हैं, जट ज़मींदार। इसके अलावा जो पंजाब के देहात की अक्सर देहाती एरियाज़ में मामन काश्तकार कौमें होती हैं, यानी एक तो काश्तकार कबीले होते हैं ना, जिस तरह मैंने आपको बताया जट ज़मींदार कबीले ये जो हैं जिनकी मलकियत ये ज़मीन है, जिन्होंने ये गांव आके आबाद किया। तो एक तो वो हैं जो डायरेक्टली ज़मींदार हैं, दूसरे मामन काश्तकार होते हैं। मामन काश्तकार का आप सबको पता होगा कि कौन कौन सी कौमें मामन काश्तकार में आती, उनके घराने भी यहाँ पे मौजूद हैं। मोचियों के घर हैं, मरासिफ इस गांव में थे, मुस्लिम शेख जिनको मसली कहा जाता है उनके घर भी हैं। और सामने आपको फिर लुक थोड़ी सी नज़र आएगी गांव की, वो आगे
वो मशरक़ी साइड है। तो मोची हैं, तरखान मुग़ल जिनको कहा जाता है वो हैं, लोहार हैं, जुलाहे हैं, अंसारी हैं, नाई हैं, हजाम। ये दोबारा कब्रिस्तान के अंदर ही हूँ मैं। तो सारी कौमें मावन काश्तकार कौमें हैं। यानी जब बार्टर सिस्टम था तो उस वक़्त सबको पता क्या होता था कि जो ज़मींदार थे तो वो तो खाने पीने वाली चीज़ें अजनास जो हैं वो अपनी ज़मीनों में ख़ुद उगा लेते थे। अभी मतलब जदीद दुनिया नहीं आई थी, मतलब सनती पैमाने पे चीज़ें नहीं बन रही थीं। लोकल देसी तरीक़ों से लोग अपनी घर की ज़रूरियात जो हैं वो अपनी ज़मीन से ही ज़्यादातर कोशिश करते थे कि वो बना लें और अपने घर का सिस्टम जो है वो चला लें। गुड़ जो बना करता था, गन्ना होता है, सामने गन्ने का खेत है, आगे जहाँ ये कुत्ती नज़र आ रही है, कुत्ती से आगे गन्ने का खेत है। तो गन्ने उनकी बेलना होता है, वो बैलों के साथ उसको चलाया जाता था, उसके अंदर गन्ने लगाए जाते थे, फिर वहाँ से रस निकलता था जिसको रो कहा जाता है। तो उस रो से आगे उसको पकाया जाता था एक बड़े से बर्तन में, कड़ाह में, आग के नीचे। वो पक पक के गाढ़ी होती जाती थी। जब बेइंतहा गाढ़ी हो जाती तो फिर उसको उतार लिया जाता था किसी बर्तन में, और जब वो जम जाता था तो गुड़ होता था, फिर पेसियाँ यानी जो है वो छोटे छोटे गोल गोल बना लिए जाते थे पेड़े। उन पेड़ों को पेसी कहा जाता है पंजाबी में। तो ये गुड़ का तरीका था। काटन वगैरह जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, कपास। तो जब जहाँ कपास होती है, इसका मतलब है कपास के साथ साथ ज़रूरी है कि कपास बेलने वाले हों, तो बेलने लगे हुए थे। वो बेल के चरखे होते थे पुराने ज़माने में, काटी जाती थी, उसके लिबास वगैरह बनाए जाते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती थी। ये मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब अभी सनत यानी फैक्ट्रीज़ जदीद पैमानों पे अभी काम नहीं हुआ था। उस वक़्त ये लोकल कल्चर है पंजाब का सारे का सारा। तो लोकल कल्चर आप जानते हैं कि उसके अंदर कुछ काश्तकार, कुछ मावन काश्तकार कौमें होती हैं जो एक दूसरे के साथ बार्टर सिस्टम के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं। काश्तकार जो हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें जो लोग कौमें काश्तकार नहीं हैं उनको देते हैं। उनको गुड़ दे दिया जाता है, चावल दिए जाते हैं, तेल दे दिया जाता था, चारा भैंसों के लिए, जानवरों के लिए दे दिया जाता था। ये बहुत पुराना दरख्त है पीपल का कब्रिस्तान के अंदर, और अब तक ये सबसे पुराना दरख्त है। सबसे पुराना दरख्त ये है। इसके नीचे एक कब्र है पीर अहमद शाह की, और ये भी कब्रें आपको नज़र आ रही हैं। अब मैं वापस निकल रहा हूँ बैक कब्रिस्तान से वापस। ये मज़ार आपको नज़र आ रहा है, पीर ताम शाह का मज़ार। अच्छी तरह देखते जाइए। ये फ्रंट है, बाबा ताम शाह के सामने कब्रें हैं। और ये देखिए, ये लिखा हुआ है पीर सैयद ताम शाह सरकार रहमतुल्लाह। ये उनका रोज़ा बना हुआ है, या अली मदद लिखा हुआ है। ये सामने अंदर कब्रें हैं, एक कब्र इधर है और दूसरी इधर है। इनका मेला लगता है जनाब, एक ही घर है ये यहाँ पे। तो ये आपने अच्छी तरह देख लिया। लेकिन उन मावन काश्तकार कौमों के अलावा जो मैं अब मालूमात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि पंजाब का वो तो पुराना कल्चर है ना कि कुछ काश्तकार कबीले और कुछ गैर काश्तकार कबीले। गैर काश्तकार कबीले मैंने आपको बनवा दिए हैं कि वो लाज़िम मलज़ूम है, पंजाब के कल्चर का हिस्सा है सारे के सारे। बार्टर सिस्टम के साथ चलता था ज़माना, कुछ लेन लो कुछ दो के तहत ज़िंदगी गुजारी जाती थी। काश्तकार उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनवा लेते थे। मसलन तरखान है तो उसको लोहे का काम करता है, वो हल वगैरह या इस तरह की चीज़ें घरेलू इस्तेमाल की लोहे की चीज़ें मरम्मत करवानी, रिपेयर करवानी। ये जनाजे का है जनाब जी, अच्छी तरह देख लें। मैं जनाजे गाह में जा रहा हूँ। मरम्मत उनसे करवाई जाती थी, उन्हें चारा दे दिया जाता था या उन्हें घरेलू इस्तेमाल के लिए ज़री अजनास दे दी जाती थी। जुलाहों से खेस वगैरह, चादरें वगैरह, शालें वगैरह ले ली जाती थी, कपड़े वगैरह ले लिए जाते थे, खड़ियाँ लगी होती थी। लेने के बाद उन्हें भी ज़रूरत की चीज़ें जो काश्तकार के पास होती हैं वो उन्हें चीज़ें दे दिया करता था।
तो ना ही उसे हजामत सारा साल करवाई जाती थी, इसलिए कहते हैं कि सेपी को मैं, सेपी का मतलब है कि पूरे साल की सेप होती है। ये मेहराब बनी हुई है जिसके मैं पहले पीछे से गुजरा हूँ। जनाजे का है, कंक्रीट की छत डाली गई है, तैयार छत जिसको कहा जाता है। 136 RB पकड़े वाली का ये जनाजे गाह है। तो देखते जाइए। अब मैं वापस जा रहा हूँ उसी मकाम की तरफ जो गांव और कब्रिस्तान के दरमियान है, उसकी तरफ वापसी। एक कच्ची सड़क है जो गाँव में आते हैं लोग, इसी सड़क के ज़रिए कब्रिस्तान से गुज़रते हैं। ये कब्रिस्तान में अपनी दुआ खैर के लिए आते हैं या तजीज़ व तकफ़ीन के लिए इस सड़क से आ जाता है। ये आगे जा रही है, वो सामने बड़ का दरख्त है, बड़ के दरख्त के साथ आगे वो फ्रंट है, ये जनाजे का है। और सामने दरख्तों के अंदर पीर तमाशा का रोज़ा थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा है, हल्का हल्का सा गहरा कलर है, नज़र आ रहा है आपको। तो इन कौमों के अलावा कुछ और कौमें भी होती हैं जो पंजाब के कल्चर का अब हिस्सा बन चुकी हैं। नस्ल दर नस्ल वो यहाँ इसी ज़मीन पे आबाद हैं, पंजाब की ज़मीन पे, लेकिन वो दरअसल पंजाब के उस कल्चर का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर बलोच आ गए हैं यहाँ पे पंजाब के किसी इलाके में, तो इसका मतलब है बलोच तो यहाँ के पुश्तीनी बलोच तो नहीं है ना, बलूचिस्तान से ही आए होंगे ना। जब भी आए होंगे 200 साल पहले आ जाएँ, 300 साल पहले आ जाएँ, 400 साल पहले आ जाएँ, लेकिन आएंगे मतलब बाहर से ही। इस तरह पठान है तो आपको पता है पठानों का इलाका जो है वो सूबा सरहद है, या अफ़गानिस्तान है। वो तो अंग्रेज़ों ने ड्यूरल लाइन बना दी तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, कुछ हिस्सा हमारे पास आ गया पाकिस्तान के पास, वो सूबा सरहद है जिसको आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। और कुछ हिस्सा जो है वो ड्यूरल लाइन के आगे वो अभी अफ़गानिस्तान कहलाता है। तो उनका बेसिकली वतन वो है। इसके अलावा आपको पता है हिंदुस्तान पे बहुत सी कौमों ने अफ़गानिस्तान से और ईरान से आके हुक्मरानी की है। उन कौमों में मुग़ल हैं, मुग़लिया ख़ानदान, ज़हीरुद्दीन बाबर उनका बानी था इधर हमारे इलाके में। ये वही मुग़ल हैं जो चंगेज़ ख़ान, हलाकू ख़ान और अमीर तैमूर की कबीले हैं। मंगोलिया इनका आबाई वतन है चाइना के साथ। मंगोलिया से ये दुनिया को ताकत व तराज करते हुए, वहशत व बर्बरियत का बाज़ार गर्म करते हुए जब पंजाब के इलाकों में या इन इलाकों में आए, हिंदुस्तान के इलाकों में, ये इलाके उन्होंने फ़तह कर लिए। ये आपको तोरी नज़र है, इसका तेल बनता है जिसको सरसों का तेल कहा जाता है, या पकने के करीब है, काट ली जाएगी। और यहीं अब मैं बैठ के आपको बाकी सारा किस्सा सुनाने लगा। देखते जाइए साथ साथ। ये टाली है, अगर कुछ लोग शहरों में रहते हैं उन्होंने टाली नहीं देखी होगी। ये दरख्त होता है शीशम का दरख्त जिसको कहा जाता है। ये ख़ज़ां का मौसम है ना, ख़ज़ां है अभी तक, यानी बाहर अभी पत्ते कोंपलें निकलनी शुरू हुई हैं, सर्दी ख़त्म हुई है, बाहर अभी आई नहीं। जब आ जाएगी तो फिर ये सारे के सारे पत्ते जो है नए सिरे से सारे निकल आएंगे। तो वो कौमें जब उन बाहर से आने वाली कौमों ने यहाँ पे हिंदुस्तान पे आके कब्ज़ा कर लिया, तो वो कौमें भी यहाँ आके आबाद हो गई। लाजमी तो नहीं है वो कौमें, अगर उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, हुक्मरानी के दौर गुजर गया, अहद गुजर गया, या उनकी शान व शौकत जो है वो ख़त्म होगी, तो क्या वो सारी की सारी दोबारा मंगोलिया में जा बसेंगी, या ईरान से आने वाली दोबारा ईरान में चली जाएंगी, या अफ़गानिस्तान से आने वाली दोबारा अफ़गानिस्तान में चली जाएंगी। या जिस तरह सिकंदर आज़म यहाँ पे आया था, आप सबको पता है सिकंदर आज़म ने यहाँ पे हमला किया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी वो पहले का वाक़या है। तो वो भी तो यूनान से निकला था, यूनान से निकल के यहाँ पे आबाद हुआ, और फिर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में कलाश नाम की वादी है, वहाँ तक अभी उनकी बाक़ियात मौजूद हैं। यानी वो फ़ौजी जो सिकंदर आज़म के साथ आए थे, पोरस के साथ सिकंदर आज़म की लड़ाई हुई थी, सबको पता है। रावलपिंडी से आगे टैक्सला का इलाका है, पोरस के पास था, पोरस हार गया, तो सिकंदर आज़म ने सारा का सारा इलाका यूनानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। तो अब निज़ाम चलाने के लिए सिकंदर आज़म सारी ज़िंदगी यहाँ तो नहीं बैठे रहेगा, वापस जाएगा, लेकिन इंतज़ाम तो यहाँ किसी के सुपुर्द करके जाएगा ना। तो फिर वो अपने जो इंतहाई मोतबरीन लोग होते हैं, इंतहाई काबिल एतबार दोस्त होते हैं, मशीर होते हैं, वज़ीर होते हैं, सिपा सलार होते हैं, या आला इंतज़ामी सलाहियतों के मालिक लोग होते हैं, उनके हवाले कर जाते हैं। तो वो उन्हीं के होते हैं ना, उसी कौम के, उन्हीं इलाकों के, उनके अपने होते हैं, छोड़ जाते हैं।
तो जब तक तो वो इक़्तिदार ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक तो वो बिला शिरकत गहरे वो इंजॉय करते हैं इक़्तिदार को, लेकिन बाद में क्या इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद वो वापस चले गए? नहीं, वो कैलाश की वादी में आज भी लोग वो आबाद हैं। इसी तरह पंजाब के इलाकों में पठान आबाद हैं, बलोच आबाद हैं, और एक और कौम जिसका ज़िक्र करना मैं भूल गया हूँ, और जो मेरा असल मौजू है आज, वो कौम है जिसे अल्लामा इक़बाल ने कहा था, इशार हैं उनके, आह ये कौमें नजीबो चरब दस्तो तर दमाग, है कहाँ रोज़े मकाफ़ात ए खुदाए देरगीर। आह ये कौमें नजीबो चरब दस्तो तर दमाग, यानी ये 3 इस्तिलाहें उन्होंने इस्तेमाल की हैं। साथ एक आह भरी है। नजीब यानी आला ख़ानदानी पस मंज़र रखने वाली, नजीबो चरब दस्त यानी कारीगर हुनरमंद, तर दमाग यानी इंतहाई ज़हीन कौम। तो इसके साथ आह भरी गई है कि यानी ये क्वालिटीज़ उस कौम में है, लेकिन आह भरी गई है उन पे होने वाले मज़ालम की वजह से, यानी वो गैरों की ग़ुलामी में है, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। पहले मुग़लों ने, अकबर ने उन इलाकों पे कब्ज़ा किया, यूसुफ शाह चक को शिकस्त दी, लेकिन वो लड़ता रहा। फिर उसे बहाने से यूसुफ शाह चक को अकबर ने अपने पास बुलाया और फिर वहीं कैद कर लिया। उसकी याद में उसकी बीवी हब्बा खातून, उसकी शायरी बड़ी है, दर्द ही दर्द है जो तन्हाई में अपने महबूब से बिछड़ने का दर्द होता है, उससे भरी शायरी उनकी भरी हुई है। हब्बा खातून की वो नेशनल लेवल की शायरा हैं पूरे खित्ता कश्मीर की। और अगर आपकी मालूमात में थोड़ा सा और इजाफ़ा करूँ तो दुनिया के 92 ममालिक से बड़ी रियासत है कश्मीर, जो इस वक्त 4 हिस्सों में तकरीबन तकसीम है। कुछ हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और कुछ हिस्सा चाइना के कंट्रोल में है, और एक हिस्से पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाई गई है छोटे से इलाके पे। वो फैसलाबाद जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, इतना तकरीबन इलाका है, 16,000 मरबा किलोमीटर के करीब इलाका है जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। वहाँ उनकी अपनी पार्लियामेंट है, वहाँ उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन कुछ मामलात में वो आज़ाद है, कुछ में आज़ाद नहीं। इस तरह इंडिया है, वो भी तकरीबन कॉलोनी है। इस तरह चाइना का कंट्रोल में इलाका है जो कश्मीर का, वो भी कॉलोनी है। तो ये अकबर बादशाह से ये इनकी ग़ुलामी का दौर शुरू हुआ कश्मीरी कौम का। 5000 साल पुरानी तारीख़ है। अल्लामा इक़बाल बड़े फ़ख्र से कहते हैं, अपना ज़िक्र वो कश्मीरी कौम के साथ जोड़ते हुए कहते हैं, ज़तनम गुले अज़ ख़याबाने जन्नते कश्मीर, ज़तनम गुले अज़ ख़याबाने जन्नते कश्मीर, है कहाँ रोज़े मकाफ़ात ए खुदाए देरगीर। वो मुझसे फ़िक्रा करप्ट हुआ है, मैं इस्लाह कर दूँ। ज़तनम गुले अज़ ख़याबाने जन्नते कश्मीर, दिल लाज़हरी में हजाज़ो नवाए शराज़स्त, कि मैं जन्नत नवा वादी कश्मीर के बाग का एक फूल हूँ। ज़तनम गुले अज़ ख़याबान बाग, ख़याबान जन्नत कश्मीर, यानी जन्नत नुमा वादी कश्मीर के बाग का मैं एक फूल हूँ। दिल लाज़हरी में हजाज़, लेकिन मेरा दिल जो है वो हजाज़ की सरज़मीन से उठने वाली सदाए हक़ का महर में राज है। मैं उसे पहचानता हूँ कि वहाँ से कौन सी सदा उठी थी। मैं उसके इसरारों से, राज़ों से वाक़फ़ हूँ। मैं उस पैगाम को अच्छी तरह समझता हूँ। मेरा दिल उसकी सदाकत पे ईमान ला चुका है। इसलिए कहा ना हरीम हजाज़ और नवाए शराज़स्त। नवाए शराज़स्त मीन्स कि मेरी शायरी, आपको पता है वो शायर मशरक़ उन्हें कहा जाता है, पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। तो नवाए शराज़स्त यानी जिस तरह शायर सादी शराजी ने एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, इसी तरह अल्लामा इक़बाल भी सूफ़ी थे। उनकी PhD सूफ़ीज़म में है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी को वो अपना मुर्शद तस्लीम करते हैं। उन्हीं के फैज़ का करिश्मा वो बताते हैं। अपनी शायरी को इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं। बड़ी मशहूर शख्सियत है, कश्मीरी ख़ानदान से तलक था, सपरू ब्राह्मण कौम सपरू। लेकिन यहाँ पे उन्हें कि जब कश्मीरियों ने इस्लाम कबूल किया या बाकी कौमों ने इस्लाम कबूल किया, तो आपको पता है कि उन्हें शेख भी कहा जाता है, शेख साहब इज़्ज़त की वजह से। तो शेख उनकी कौम नहीं है, शेख वैसे अज़ाज़ी नाम है जो इस्लाम कबूल करने के बाद उस कबीले को दिया गया, लेकिन असल उनकी ज़ात जो है सपरू है और वो ब्राह्मण है, कश्मीरी पंडित हैं। इसी तरह ये वापस मैं आपको जिस मकाम पे लाने लगा हूँ, गौर कीजिएगा, ये दोनों जगहों पे यानी गांव आपको अब वहाँ सामने गांव के आसार नज़र आ रहे हैं। जब यहाँ से मैं मगरब की तरफ गया था और आगे आपको कब्रिस्तान नज़र आया था, वो सामने जनाजे का आपको नज़र आ रहा है। यानी अब मैं इसके सेंटर में हूँ, यानी उसी मकाम पे, ठीक उसी मकाम पे जहाँ से हम चले थे, उस कब्र पे
तो मैंने कश्मीर के हवाले दिए, कश्मीरी कौम के हवाले दिए, यानी मज़लूम है। अकबर बादशाह के दौर से जुल्म होना शुरू हुआ और उस वक़्त से माइग्रेशन की लहरें वहाँ से उठती रही हैं। लोग हिजरत करके अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाकों में हिंदुस्तान के जाके आबाद होते रहे हैं। मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं? लाजमी नहीं है कि 1947 में 47 में पार्टीशन के बाद ही वहाँ से कश्मीरी महाजर उठ के आए हों, जब वो इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में चला गया। नहीं, वहाँ अकबर बादशाह से ये अहद शुरू हुआ ग़ुलामी का, तो फिर उसके बाद कई कहात आए, कई तरह के जंगी हालात बनते गए, सब कुछ होता गया। उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती गई। अगर कोई अच्छा बादशाह आ गया, हुक्मरान राजा आ गया, तो ज़िंदगी उनकी अच्छी गुजरने लगी, और अगर कोई बुरा आ गया तो उनकी ज़िंदगी के दिन जो है वो इंतहाई तलख़ तरीन होते गए। और फिर वो लोग, कश्मीरी लोग, वहाँ से हिजरत करके पूरे हिंदुस्तान में फैलते चले गए। जिस तरह नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, जिनके घर में कांग्रेस बनी, मुस्लिम लीग बनी, कांग्रेस सॉरी कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग की बुनियाद नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका के ही घर में रखी गई। वो भी कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी कौम से तलक था उनका। इस तरह नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के वालिद, जिन्होंने कश्मीर पे तकरीबन 40 साल वज़ीर आज़म की हैसियत से हुक्मरानी की। आज भी उनकी औलाद मौजूद है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, तो कश्मीरी हैं। सादत हसन मंटो कश्मीरी हैं। इस तरह मतलब बहुत सी कौमें हैं जो कश्मीर से हिजरत करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आके आबाद होती रही हैं। ये दोबारा देखिए उसी पगडंडी पे दोबारा केलों का दरख्त है। तो उन्हीं कौमों में से एक कौम कश्मीरी, ये मज़ार जो है जिस पे हम दोबारा जाने लगा हूँ मैं, ये कश्मीरी कौम के एक बुज़ुर्ग हैं जिनका ये मज़ार है। यानी यहाँ के ये रवायती सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये कौम यहाँ के रवायती सिस्टम का हिस्सा नहीं है। कश्मीरियों की बहुत सी बरादरियाँ हैं। जिस तरह हर खिता ज़मीन पे रहने वाले लोग मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, इस तरह कश्मीरियों की बहुत सी बरादरियाँ हैं। डार हैं, लोन हैं, मागरे हैं, तांतरे हैं, बट हैं, वाई हैं, मंटो हैं, सपरू हैं, नेहरू, मतलब बहुत सी ज़्यादा कौमें हैं। तो सब कौमों के ही कुछ ना कुछ लोग जो हैं अमीर हैं, कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो हिजरत करके हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में आते रहे हैं। तो ये कब्र दोबारा, ये माल्टे का दरख्त, ये अमरूद का दरख्त, यह शहतूत का दरख्त, और साथ वो चीज़ें लटकी हुई, ये केलों का दरख्त, और ये वान का दरख्त। जिस तरह कब्रिस्तान में हम देखे हैं वान के दरख्त छोटे छोटे, क्योंकि कटवा दिया गाँव वालों ने, ये भी हो सकता है उन्होंने कटवा दिया हो। ये कब्र। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम किया है, अल्लाह के नेक बंदे को सलाम करना चाहिए। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्रिस्तान में जाया करो, तो या अहलल कबूर, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर जो है वो कह दिया करो। तो ये आप अच्छी तरह देख लें। इनके बारे में जो मालूमात ली गई हैं वो ये हैं कि जनाब ये यहाँ के लोकल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये मकामी नहीं है, ये कश्मीरी हैं। और कश्मीरियों में से, उनकी बरादरियों में से आगे ये बट बरादरी से तलक रखने वाले बुज़ुर्ग हैं। इनका नाम है जनाब, जो ज़ुबानी दस्तावेज़ात के मुताबिक, यानी तहरीरी दस्तावेज़ात नहीं, ज़ुबानी रवायात के मुताबिक इनका नाम साईं दसंदी है। इनके नाम के साथ साईं का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। साईं आपको पता है हमारे कल्चर में हर जगह पे साईं जो है वो कहा जाता है, दूसरे को मस्त या मजजूब टाइप इंसान को साईं कहा जाता है, ये भोले वाले इंसान को साईं कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं साथ, उसके अंदर चादर मेरे ख्याल में पड़ी हुई है, जो पुरानी बसीदा चादर हो गई है ना, जिसके ऊपर पड़ी हुई थी कब्र के, वो पड़ी हुई है वान के दरख्त के अंदर। ये साथ बकायने लगी हुई हैं। ये कब्र है, ऊपर भी कुछ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, साथ साथ पौधे हैं, ज़मीन है। तो ये बट हैं जनाब, साईं दसंदी कौम बट कश्मीरी। तो जब ये गांव आबाद हुआ है, मैंने आपको बताया था मौलवी शेर मोहम्मद चीमा साहब, उनकी ये ज़मीन थी, लेकिन ज़मीन नहरी पानी से सराब नहीं हो सकती थी बग़ैर उस जदीद तरीन, उस वक़्त के जदीद तरीन जो आलात थे ज़री, उनमें एक चलार या राहट का इस्तेमाल होता था। उसके ज़रिए बैल आगे उनके लगा के, तो बैलों के ज़रिए उसे चलाया जाता था राहट को,
और पानी फिर ज़मीन से नीचे से गहरी ज़मीन से पानी ऊपर आके ऊंचाई वाली ज़मीन को सैराब करता था। यानी कन्फर्म हो गई ये बात कि ये ज़मीन ऊंची थी और बहुत ज़्यादा ऊंची थी। ये आप इसका हदूद रबा देखते जाएँ इस जगह का। ये एक एकड़ है जिसके अंदर ये काश्त की गई है फसल, चारा काश्त किया गया जिसको बरसिम कहा जाता है। जहाँ पे हम वो केले का दरख्त और नलका था वहाँ पगडंडी, आगे वो कच्ची सड़क जो जा रही है कब्रिस्तान की तरफ वहाँ तक जाती है, आपको नज़र आ रहा है। और पीछे बैग ये सारी की सारी कच्ची सड़क, वो गांव के आसार गांव, यानी 1 एकड़ छोड़ के अगला एकड़ जो है वो इसी का है। तो जो ज़बानी रवायात है उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि मौलवी शेर मोहम्मद जो है वो मौलवी टाइप थे इंसान, और उनको ये मलकीती रकबा दिया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से। पिछली पखड़े वाली जो सियालकोट गुजरात के इलाके में है वहाँ पे लोगों को उठा के वहाँ से ला के यहाँ पे वाद किया गया था, इसलिए इसका नाम एक ये पखड़े वाली है, दूसरी वो पखड़े वाली है। वही कबीले यहाँ पे बाद हुए हैं। यानी ये तो वो हो गया जो अंग्रेज़ों ने सिस्टम किया, यानी कुछ इलाकों से कुछ काश्तकार कबीलों को उठाया, दूसरे इलाके में जाके बेबाज़ ज़मीन उनके हवाले की, उनकी मलकियत में दी, उन्हें आबाद किया, उन्होंने जाकर उन ज़मीनों को आबाद करना शुरू कर दिया। तो ये शेर मोहम्मद चीमा साहब को तो उस तरह ज़मीन मिल गई। लेकिन ये कश्मीरी बट ये यहाँ से मैंने आपको पहले बताया कि हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अकबर बादशाह से लेके आज तक ग़ुलामी का दौर है, और कौन कौन सा जुल्म और तशद्दुद है जो उस कौम पे नहीं हुआ होगा। तो पता नहीं, अब ये नहीं कहा जाता वसूख से कि ये बुज़ुर्ग जो हैं ये कब माइग्रेशन इन्होंने कश्मीर से की, किस इलाके से की, कैसे की, लेकिन अपना तारफ़ इन्होंने जितना भी यहाँ पे करवाया वो कश्मीरी और नस्ल होने की हैसियत से करवाया, और वो लोग सीना बसीना आगे मुंतकिल करते रहे। इनकी औलाद भी थी, इनके जनाब एक बेटा साईं रहीम बख्श और 5 बेटियां थीं, 2 शादियां थी इनकी। कुछ इनकी औलाद हफ्साबाद के इलाके में बाद है, चट्ठे चक में बाद है, कैलियां दा कोट पिंड गाँव है, देहात है। पीड़ी शाह अब्दुर्रहमान के साथ वो सड़क निकलती है, उसको चटां वाली नहर उसको कहा जाता है, उसके साथ वो कोट कैलियां पिंड है गाँव, वहाँ इनकी कुछ औलाद आबाद है, और दूसरी इस गांव में पखड़े वाली में बाद है। एक ही बेटा था इधर। तो जो उधर कैलियां दा कोट जो गांव है उसमें जो आबाद है औलाद, वो इनकी दूसरी शादी इनकी अपनी भाभी से हुई थी। इनका भाई फौत हो गया था, तो भाई के फौत होने के बाद इन्होंने सोचा कि उसमें 2 बेटे थे, वो बेटे जो हैं वो कहीं उनके ननियाल आके उन्हें वापस न ले जाएं। तो ये आपको बताया कि नहीं नाम के साथ साईं का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, ये मस्त टाइप बुज़ुर्ग थे। तो इन्होंने सोचा कि इस तरह तो मैं अपनी नस्ल जो है वो ज़ाया कर दूँगा, खो दूँगा, वो किसी और कब्ज़े में चली गई, पता नहीं उनकी कैसी तरबियत हो कैसी ना तरबियत हो। तो इन्होंने अपनी भाभी से शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। लेकिन पहली बीवी से यहाँ पे एक बेटा था साईं रहीम बख्श, वो उनकी 4 बहनें इधर थीं, और इनके भाई के बेटे 2 थे। उन दोनों भाई के बेटों और एक बेटी थी उन भाई से, जिसके साथ भाभी के साथ इन्होंने शादी की, वो औलाद सारी की सारी उधर मुंतकिल हो गई हाफसाबाद में। और यहाँ साईं रहीम बख्श की औलाद या इनकी बाकी बहनें जो थीं पहली बीवी से, उनकी औलाद इस गांव में बाद है। उन सब से कुल मिला के जो रवायात का माहसल है वो ये है, और गांव के बुज़ुर्गों बूढ़ों से बताई गई बातें जो हम तक पहुँची हैं वो यही हैं कि कश्मीरी नस्ल थे, इंतहाई खूबसूरत तरीन इंसान थे, बहुत कद्दावर शख्सियत थे, बहुत मजबूत जिस्म जान के मालिक थे, और ज़मीन बहुत ऊंची थी। स्याह लिबास सारी ज़िंदगी इन्होंने ज़ेबतन किए रखा। यानी कहा जाता है कि इमाम हुसैन के सोग में सारी ज़िंदगी इन्होंने बसर की है। और इनका मुर्शद खाना जो है गुजरात के इलाके में बताया जाता है। मस्त जवाए बहादुर बुज़ुर्ग जिनके ये बैत थे, मस्त जवाए बहादुर मस्तवार थे, और आगे उनके ये मुरीद हैं साईं दसंदी जिनकी ये कब्र है। कश्मीरी नस्ल बट कौम है, मस्तवार बुज़ुर्ग हैं। यानी मस्ती की भी कैफियत होती हैं, उस हद की मस्ती नहीं आप कह सकते कि जिस तरह इंसान बिल्कुल मजजूब हो जाता है, उस हद की मस्ती नहीं, लेकिन साईं इन्हें कहा जाता है, मस्त इन्हें कहा जाता है। तो इनको ये मौलवी शेर मोहम्मद साहब ने इनकी शख्सियत को देखते हुए, इनके किरदार को देखते हुए, इन्हें ये एकड़ जिसके अंदर ये कब्र है, ये इन्हें जगह जो है इमाम हुसैन
के साथ उनकी निस्बत को मद्देनज़र रखते हुए इमाम हुसैन के नाम पे उन्हें ये एकड़ दे दिया। उन्हें कहा कि आप यहाँ पे आबाद हो जाइए, जो आपका जी करता है आप इस एकड़ के साथ कीजिए। तो इन बुज़ुर्गों ने जो जितनी भी रवायात हैं उन सब का गांव में आके आप किसी से पूछ सकते हैं। अगर इसमें ज़रा बराबर भी झूठ हुआ तो मैं इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सब लोग बुज़ुर्ग जो हैं वो इस बात में मुत्फिक हैं कि यहाँ उन्होंने अपनी आँखों से इस एकड़ में जहाँ ये कब्र है यहाँ पे उन्होंने बाग देखा है, और ऐसा बाग जिसके अंदर तकरीबन हर किस्म के मशहूर मेवाजात, फल दार दरख्त, फूलदार दरख्त, हर किस्म के दरख्त उन्होंने इस एक एकड़ के अंदर इस बाबा जी की मेहनत के साथ देखे। यानी इतना ज़्यादा इन्हें जमालियात में पौधों के साथ इतनी ज़्यादा इन्हें मोहब्बत थी, फूलों के साथ इतनी मोहब्बत थी, फलदार दरख्तों के साथ इतनी मोहब्बत थी कि इन्होंने ये पूरे का पूरा एकड़ जो है सारे का सारा बाग बगीचा बना दिया था। जिस तरह गुलो गुलजार कहते हैं, यानी ये समझ लें कि जिस तरह कश्मीर एक जन्नत नज़ीर वादी है, उसी तरह उन्होंने यहाँ जन्नत का समा इस एक एकड़ के अंदर बना दिया था, क्योंकि उन्हें दे दी गई थी। फिर वो दुनिया से पर्दा कर गए, और ये जगह जो आप ऊंची नज़र आ रही है ज़मीन से, ये टिल्ला सा जिसके ऊपर ये कब्र है आप सब देख रहे हैं ना, तो ये ऊंची जगह अपने लिए मखसूस करके कहा कि अगर मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊँ, जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊँ तो मेरी यहाँ पे कब्र बना दी जाए। तो उस वक्त उन्हीं का कंट्रोल में था, उनकी कब्र बन गई। लेकिन बाद में जो चौधरी शेर मोहम्मद चीमा साहब हैं, उनकी औलाद, उन्होंने ज़मीन को दोबारा सारा बगीचा ख़त्म करके उसे काबिल काश्त दोबारा बना दिया। अब ये आप यहाँ पर फसल देख रहे हैं, और वो कब्र वाली जगह जो है रहने दी, मखसूस हिस्सा तकरीबन ये 2-3 मरले के करीब जगह है जो खाली पड़ी हुई है। इसके अंदर ये दरख्त लगे हुए हैं, ये बाद में लगाए गए हैं, सारे के सारे पुराने काट दिए गए हैं। कब्र बहुत अलबत्ता पुरानी है, 100 साल के करीब कहा जाता है। तो ये इन बुज़ुर्गों का तारफ़ है। साईं दसंदी नाम है, 136 आरबी पकड़े वाली साइयाँ वाला टूल प्लाज़ा M3 मोटरवे के साथ 4 किलोमीटर के फासले पे गांव का नाम है। 136 आरबी पकड़े वाली, उसके अंदर ये कब्र है। साईं दसंदी नाम है इनका। मस्तवार बुज़ुर्ग, मस्त जवाए बहादुर मस्तवार के ये मुरीद हैं गुजरात में, और ख़ुद भी साईं का लक़ब है यहाँ पे, साईं दसंदी। तो इनकी नस्ल आगे बहुत माशाल्लाह फली फूली। वही नस्ल आज गांव में इनकी एक बेटी की औलाद यहाँ पे बेबे पागन, माई पागन की औलाद इस गांव में बाद है, और बेटे साईं रहीम बख्श की औलाद भी इसी गांव में बाद है। तो वो लोग, और जो इनकी बेटियों की बाकी औलाद है, या जो इनकी दूसरी बीवी से औलाद थी हफ्साबाद में, वो बहुत लंबी चौड़ी नस्ल गुज़र चुकी है। तो वो सारे इकट्ठे होके इनका सालाना मेला ख़त्म लगवाते हैं यहाँ पे इस कब्र पे। इस ज़मीन का टुकड़े को उस वक्त खाली होता है, यहाँ पे कवाल बुलाए जाते हैं, कबड्डी का मैच करवाया जाता है, और इंसानों को मतलब लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए काफ़ी मौक़े जो हैं पंजाब के कल्चर के, वो यहाँ पे सारे के सारे किए जाते हैं कि लोग लुत्फ़अंदोज़ हों। महफ़िल भी कराई जाती है। और वो सामने जो इसके साथ ही गांव में सामने पहला घर नज़र आ रहा है, ये पक्की दीवार साहब में आपको नज़र आ रही है सीमेंट की, इससे आगे वो आपको ईंटें नज़र आ रही हैं, वो लियाकत भट्ट का घर है। और ये लियाकत भट्ट जो हैं इन्हीं की नस्ल से हैं। उसी घर में सारे लोग मेहमान आके ठहरते हैं। इन बाबा जी की औलाद सारी की सारी, लियाकत भट्ट वल्द मोहम्मदीन भट्ट वल्द साईं रहीम बख्श वल्द साईं दसंदी। और लियाकत भट्ट भी दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। अब उनका बेटा है वहाँ पे रहायश पीज़ेरिया की बेटा लियाकत भट्ट का, रफ़ाकत अली भट्ट, वो अपनी बीवी और अपने बच्चों, उनके बेटा एक ही बेटा है रफ़ाकत भट्ट का, शहाम रफ़ाकत भट्ट, 2 बेटियां हैं इस वक्त उनकी। तो वो जो रफ़ाकत भट्ट साहब हैं उनके घर में ये सारे का सारा इंतज़ाम किया जाता है। यानी आप ये जब देख रहे हैं कि चैनल रफ़ाकत भट्ट कलाम खादम, तो रफ़ाकत भट्ट दरअसल इन्हीं साईं दसंदी बुज़ुर्ग का पोतों में से है। यानी मैं पोता हूँ, मैं ही आपसे माता हूँ, रफ़ाकत भट्ट ही आपसे मुखातब है। मैं 5वीं जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो जनाब मैंने इनके बारे में जो मालूमात ज़बानी रवायात थी वो आपको बताई, और इसके बाद फिर मैंने कोशिश की कि ये तजस्सुस मुझे बचपन से था इनके जानने का। फिर मैंने कुछ ऐसे लोगों से रब्ता किया जो सूफ़ी टाइप लोग होते हैं, मतलब जो मुराकबा कर सकते हैं, जो आने वाला वक्त देख सकते हैं, जो गुज़रा हुआ माजी देख सकते हैं। मैंने उन लोगों से रब्ता किया और अलग अलग
दो लोगों से रब्ता किया बैक वक़्त और दोनों को एक ही टारगेट दिया कि मुझे इस बुज़ुर्ग के बारे में सही मालूमात से आगाह किया जाए। ये साइंद संदी कौन थे, यहाँ कब्र कैसे बनी, कैसे इंसान थे, सारे के सारे आप देख रहे हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग वक़्त पे दिया जाने वाला टास्क का नतीजा मेरे पास एक ही आया। दोनों जगहों से जो मैंने फ़ुकरा की खिदमत में ये सवाल पेश किया था, उन दोनों फ़ुकरा की तरफ से एक ही जवाब आया। हालांकि दोनों को एक दूसरे का पता नहीं था कि कौन क्या कर रहा है और रफ़ाकत भट्ट ने उनके ज़िम्मे क्या काम लगाया हुआ, लेकिन नतीजा एक ही निकला। दोनों मुराकबे की हालत में इन बुज़ुर्ग के पीछे गए और जनाब ये बुज़ुर्ग उन्हें नज़र आए लाल शहबाज़ कलंदर के मज़ार पे, सियाल लिबास में ही नज़र आए। उन्होंने दोनों ने अलग अलग पूछा, क्योंकि मेरे पास तो अब मालूमात इकट्ठी हैं ना, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोनों ने अपने अपने जब वो मुराकबे की हालत में उनके पीछे गए, उन्हें जाके देखा, तो दोनों को वहाँ लाल शहबाज़ कलंदर के मज़ार पे नज़र आए। दोनों ने अलग अलग जो उनसे पूछा, यही सवाल पूछा कि आप पकड़े वाली 136 पकड़े वाली फैसलाबाद में आपकी कब्र है और आप हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह। तो उन्होंने कहा कि मैं मस्त वार सिलसिले से तलक रखने वाला इंसान हूँ, मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और दुनिया पूरी में मस्तों का हेडक्वार्टर जो है वो लाल शहबाज़ कलंदर का मज़ार है। यहीं से हर एक की ड्यूटी लगती है। इन्हीं की इजाज़त से हर मस्त वार सिलसिले से तलक रखने वाला हर इंसान यहीं पे आके अपनी गर्दनें झुकाता है, अपना सर झुकाता है और यहीं से फैज़ पाता है और यहीं से कमांड लेता है और यहीं से इन्हीं की ज़ेरे निगरानी दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में उनकी ड्यूटियाँ लगती हैं। तो अब आपको समझ आई होगी कि ये कैसी शख्सियत है। यानी एक तो होता है ना हमारा अमूमी कि इंसान बदकार हो, ख़ताकार हो, गलतकार हो तो उसे अज़ाब कब्र में मुब्तला नज़र आता है, या वैसे तो बर्बरियत या उनके साथ कुछ अज़ाब कब्र में नज़र आता है, मुब्तला नज़र आता है, या हशर की सख्तियों में नज़र आता है, आगे जो मतलब कब्र की ज़िंदगी बाद की होती हैं उनमें मुब्तला नज़र आता है। ऐसे कुछ भी नहीं है। इन बुज़ुर्गों के बाद हतमी 100% जो रिज़ल्ट मेरे पास आया है, इनकी ज़ाहरी ज़िंदगी जो लोग जानते थे उन्होंने तो बताया था बहुत अच्छे इंसान थे, साफ़ दिल इंसान थे, मस्त टाइप इंसान थे। ये ज़मीन इन्होंने अपने कंधे पे मट्टी उठा उठा के कसी कई जिसको बोलते हैं उसके साथ मट्टी उठा उठा के इन्होंने ये ज़मीन आबाद की। ऊंची ज़मीन थी, इसकी सारी मट्टी उठा के बाहर वाली सड़क पे फेंकी, कुछ वो गांव वाली सड़क पे फेंकी, सामने ऊंची सड़क पे हो गांव की, इसलिए आबादी ऊंची नज़र आ रही है। वो सारे टिब्बा इन्होंने यहाँ से मिट्टी उठा उठा के फेंक के इसको ज़मीन को, सतह को नीचे किया और यहाँ पे बगीचा लगाया, सारा कुछ किया। तो ये एक लगन और मस्ती के साथ ही हो सकता था जो ये बुज़ुर्ग ये काम करके। अगर दुनियादार होते और दुनिया के साथ इनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती तो ये कौन सा काम था कि 1 एकड़ ज़मीन में आप उसकी मिट्टी को उठा उठा के बाहर फेंक दे जाएँ, सारी ज़िंदगी इसी में खपा दें, फिर वहाँ पे आप पौधे लगाएँ, फलदार दरख्त लगाएँ, फूलदार दरख्त लगाएँ, फलदार और फूलदार दरख्त को जवान करें, लोग उनके फल खाएँ और आप यहाँ पर ख़त्म वगैरह दिलाते रहें और इसी जगह पर आप सारी ज़िंदगी गुजार दें। तो इसका साफ मतलब है सब लोगों के जिन्होंने इनका ज़ाहिर देखा है वो भी कहते हैं कि पाकीज़ा सिफ़त इंसान थे, आला अखलाक के मालिक इंसान थे, इंतहाई सेहतमंद, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दराज कद होने के बावजूद कोई किसी किस्म का ऐब इनकी शख्सियत में किसी को नज़र नहीं आया। फ़कीर सब इन्हें तस्लीम करते हैं, साईं सब इन्हें तस्लीम करते हैं। और जो मैंने फ़कीर टाइप इंसानों से जो इनके बारे में मालूमात ली वो भी मैंने आपको बता दी हैं कि वो मालूमात यही है कि लाल शहबाज़ कलंदर के मज़ार पे नज़र आए। पूछा गया तो बताया गया कि जनाब मैं मस्तवार सिलसिले तलक रखने वाला इंसान हूँ, मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई मेरी दुनिया में दिलचस्पी नहीं, यहाँ इवन कि अपनी औलाद जो मेरी पीछे पड़ी हुई है मेरा उनसे भी कोई राब्ता नहीं है किसी के साथ भी। तो फिर मैंने कुछ देर बाद फिर उन्हें अपने उन मोहसिनों से कहा कि कुछ देर बाद फिर इनका पता कीजिए। फिर पता किया गया, फिर ये उन्हें ये इस कब्र से आगे की तरफ चलते नज़र आए ब्लैक सूट में, उसी तरह जिस तरह ज़िंदगी में इन्होंने गुजारा था। फिर पूछा गया कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, तो बताया गया कि रास्ते में जाने वाले यानी लाल शहबाज़ कलंदर के मुकाम तक जाने वाले जितने मकामात हैं तो सूफिया की रूहानी तायर सायर होती है। तो रास्ते में जितने मेरे सिलसिले से तलक रखने वाले लोग हैं, मस्त टाइप इंसान हैं, मस्तवार बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी कब्रों पे जाता हूँ या अगर ज़िंदा सलामत है उनकी बारगाह में जाता हूँ, वो मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। यानी ये सीधा सीधा बात है कि मस्तवार सिलसिले तलक रखने वाले बुज़ुर्ग हैं और मस्तों के साथ ही इनका आना जाना है, मस्तों के पास ही आना जाना है। कुछ अर्सा फिर गुजरा, तकरीबन 2 महीने का अर्सा। इस बात के बाद फिर मैंने पता किया तो फिर दोनों जगह से एक ही जवाब आया
एक को तो ये इंडिया में हज़रत ताजुद्दीन औलिया जो शमसुद्दीन ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी के उस्ताद मोहतरम हैं, मस्तवार बुज़ुर्ग जो नागपुर इंडिया में गुज़रे हैं, सैयद ताजुद्दीन औलिया, उनके मज़ार पे नज़र आए। और दूसरे को लाल शहबाज कलंदर से ताजुद्दीन औलिया के मज़ार पे जाते हुए नज़र आए। उसे वहाँ से यानी रवानगी का वक़्त था अभी, जब दूसरे ने इन्हें देखा तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बताया मैं सैयद ताजुद्दीन औलिया के मज़ार पे हिंदुस्तान नागपुर इंडिया जा रहा हूँ, अब मेरी ड्यूटी वहाँ लग गई है। ये थी वो कुल तफसील जो इस बुज़ुर्ग के बारे में, इस गांव के बारे में और यहाँ बसने वाली कश्मीरी कौम का जो कबीला है बट, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक भी करेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ये मालूमाती मिली हूँ इससे, तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप सबका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना वक्त सर्व किया, इस वीडियो को देखा, दिलचस्पी से देखा। ये फिर मैं आपको पंजाब के इस गांव पखड़ेवाली के देहाती एरिए के मनाज़र दिखा रहा हूँ। शाम का वक्त करीब है, ये देखिए मगरब की समत। और जाते जाते इस बुज़ुर्ग को फिर सलाम आखिरी, और यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। अस्सलामुअलैकुम साईं दसंदी साहिब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको सबको पसंद आई होगी।